हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। इस पे परिचर्चा करेंगे और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, उनको पद की शपथ कौन दिलाते हैं और उनकी नियुक्ति की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, इस पे भी हम आज की संक्षिप्त परिचर्चा में बात करने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये पूरा मुद्दा राज व्यवस्था के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान घटनाक्रम की। ये पीछे आपको पिक्चर दिख रही है जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिला रहे हैं दोनों न्यायाधीशों को। ध्यान रखिएगा, यहां पे मैं बात करूं कि 2 न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन को पद की शपथ दिला दी गई है और लगभग 3 महीने के अंतराल के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है वो 34 यानी 34 हो गई है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 34 ही होती है, CGI प्लस 33। यहां पे 2 न्यायाधीश ऐसे थे जिसमें न्यायमूर्ति अरविंद बोस और न्यायमूर्ति AS बोपन्ना वो सेवानिवृत्त हो गए थे। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद ही ये जो 2 नए पद हैं ये भरे गए हैं। 5 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इस कॉलेजियम की व्यवस्था की जाती है जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। इस कॉलेजियम ने 11 जुलाई को ही इन दोनों के नाम का प्रस्ताव दिया था सरकार को और सरकार ने 1 सप्ताह के भीतर यानी 16 जुलाई को ही इन नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है। न्यायमूर्तियों की यदि इन दोनों की बात करें तो सबसे पहले यदि हम न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह की बात करें तो ये मणिपुर से आने वाले पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं और इससे पहले ये कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीश के तौर पे भी काम करते रहे हैं। कॉलेजियम ने अपने प्रस्ताव में कहा था, जब इनका नाम प्रस्तावित किया कॉलेजियम के द्वारा तो ये कहा गया था कि न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह मूल रूप से मणिपुर के हैं। उनकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति से पूर्वोत्तर के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही विशेष तौर पे वो मणिपुर राज्य से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पे नियुक्त होने वाले पहले न्यायाधीश होंगे। अतः पूर्वोत्तर के प्रतिनिधित्व के दृष्टिकोण से जो उनकी सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति है एक सकारात्मक कदम होगी। इसी के साथ यदि हम न्यायमूर्ति महादेवन की बात करें तो ये तमिलनाडु के पिछड़े समुदाय से आते हैं और इनके संदर्भ में भी कॉलेजियम ने कहा था कि शीर्ष अदालत में उनकी नियुक्ति से पीठ में विविधता आएगी जो अपने आप में एक न्यायपूर्ण प्रणाली के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो सरकार ने इन दोनों नामों को स्वीकृति दे दी है। अब यदि हम एक बार सर्वोच्च न्यायालय की संरचना के बारे में जानें, ध्यान रखिएगा, मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में 8 न्यायाधीश होते थे, 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। लेकिन संसद समय के साथ साथ न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करती चली गई और वर्तमान में यदि हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो 34 न्यायाधीश होते हैं, 1 भारत के मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है वर्तमान में। इसके साथ ही यदि हम योग्यताओं की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये योग्यताएं कही गई हैं कि एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा हाई कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पे कम से कम 5 वर्ष तक काम किया हो, साथ ही हाई कोर्ट के वकील के तौर पे कम से कम 10 साल कार्य करने का अनुभव हो या राष्ट्रपति की न्याय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। ये कुछ योग्यताएं तय की गई हैं सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए। इसके साथ ही जो नवनिर्वाचित न्यायाधीश होते हैं उनको पद की शपथ कौन दिलाएंगे, तो संविधान स्पष्ट तौर पे कहता है कि न्यायाधीशों को राष्ट्रपति या इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के शपथ ग्रहण, मतलब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति शपथ ग्रहण करवाता है। जैसे इन 2 न्यायमूर्तियों के केस में क्या हुआ, भारत के CGI ने इनको शपथ दिलाई है तो या तो राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। ध्यान रखिएगा, तो इस संदर्भ में CGI को राष्ट्रपति ने ही कहा होगा शपथ दिलाने के लिए। बात समझ में आई। अगला मुद्दा है ये शपथ किसकी लेते हैं, तो संविधान, संप्रभुता, अखंडता को बनाए रखना और पूर्वाग्रह के बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, इन सब की शपथ इनके द्वारा ली जाती है। हम यदि इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कोई न्यूनतम समय सीमा तय नहीं की गई है, बल्कि यह कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पे बना रहेगा। मान लीजिए यदि कोई न्यायाधीश 60 वर्ष की आयु में
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनता है तो वो 5 साल तक बने रह सकते हैं। लेकिन यदि कोई न्यायाधीश 64 साल की आयु में न्यायाधीश बनते हैं तो उनके पास मात्र 1 साल का ही कार्यकाल होगा। जैसे यदि हम कोटेश्वर सिंह जी की बात करें तो ये अभी फरवरी 2025 में रिटायर होने वाले हैं, तो ऐसे में इनके पास कम कार्यकाल है, यानी 65 वर्ष तक ही सर्वोच्च न्यायालय में कोई न्यायाधीश काम कर सकते हैं। हालांकि एक न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना 65 वर्ष की आयु से पूर्व त्याग पत्र देके भी अपना जो पद है वो छोड़ सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया दी गई है। इसके बाद ही यदि हम इनके वेतन और भत्तों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इनके वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पे भारित होते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया की। तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श के बाद की जाती है जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझते हैं। यह ध्यान रखिएगा कि संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और यदि राष्ट्रपति को आवश्यक लगता है तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श कर सकते हैं। द्वितीय न्यायाधीश मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश है उसे ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों के परामर्श के बाद की जाएगी जिन्हें वो आवश्यक समझते हैं। मुख्य न्यायाधीश के अलावा ध्यान रखिएगा, सीजेआई के अलावा जो अन्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है उसमें मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। इनफैक्ट अब हम ये कहें तीसरे न्यायाधीशवाद के बाद कि मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों का जो एक कॉलेजियम बनता है उस कॉलेजियम की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति काम करेंगे और इस कॉलेजियम जिनको भी न्यायाधीश के तौर पे नियुक्त करने की सलाह देते हैं उनको राष्ट्रपति न्यायाधीश नियुक्त करेंगे। यानी अब केवल मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे ही राष्ट्रपति काम नहीं करते हैं, बल्कि जो तृतीय न्यायाधीश मामला था इसमें स्पष्ट तौर पे कह दिया कि 5 न्यायाधीशों से मिलकर कॉलेजियम बनेगा जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। इसकी सलाह के अनुसार फिर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। तो इसी प्रोसेस पे ये नियुक्तियां भी हुई हैं। जैसा कि मैंने बताया 11 जुलाई को 5 न्यायाधीशों के कॉलेजियम ने सिफारिश की थी इन 2 नामों की और फाइनली 16 जुलाई को सरकार ने इन 2 नामों को मंजूरी दे दी है। तो ये पूरी की पूरी परिचर्चा थी। इसमें हमने देखा क्या योग्यताएं हैं, शपथ कौन दिलाता है, वेतन भत्ते कहां भारित हैं, कैसे उनकी नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है और जो वर्तमान घटनाक्रम है उसको भी समझने का प्रयास किया। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं। ये बैच आज से शुरू हो रहा है, तो देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, LD लाइव कोड का प्रयोग करना है, एडमिशन ले लेना है। ये बैच आपको मात्र 27,999 में मिल रहा है। लेकिन यदि आप 2025 में प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो आपकी ये फीस वापस हो जाएगी। यानी अगर आपकी प्रारंभिक परीक्षा पास होती है तो एक तरीके से निशुल्क बैच होगा ये आप लोगों के लिए। इस बैच की वैलिडिटी है 2.5 साल। लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों, डेली आंसर राइटिंग, मेंटोरशिप, वीकली टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, एसए, सीसेट, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। तो देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे LD लाइव कोड का प्रयोग कीजिए और एडमिशन ले लीजिए। इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज ललिता दहिया अकेडमी पे। आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।